Hello dear student, this is your Anil sir and you are on the platform of Anil Physics Guru. Dear student, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। आपको बता देना चाहते हैं कि इस टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख सकते हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तुरंत जाकर के उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो पर आए। तो आज का वीडियो और आज का टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया था। थर्ड लॉ जो कि कहा जाता है एक्शन और रिएक्शन का लॉ, एक्चुअली में ये बताता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं लिख भी देता हूं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हर एक्शन का एक सेम मैग्नीट्यूड में और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होता है। यही आपका क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। यानी कि अगर आप इस बोर्ड पर प्रेशर लगा रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं तो ये बोर्ड भी उतना ही फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आप पे इंप्लीमेंट करेगा। तो इस लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हो गया गन रिकॉइलिंग, सेलर जंप्स आउट फ्रॉम द बोट, एयर बलून्स और रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में। तो देख लेते हैं गन रिकॉइलिंग। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो कि एक्शन और रिएक्शन पर बेस्ड है। अब ये गन रिकॉइलिंग में कैसे वर्क करता है तो आप समझिएगा, गन के दो पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है जो कि गन खुद होती है और सेकंड पार्ट होता है उसमें जो बुलेट्स होती हैं। बुलेट्स क्या करते हैं, जब आप ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो ट्रिगर जब अनलॉक होता है तो वो क्या करता है, अपने प्रेशर की वजह से एयर के अंदर जो मेटल्स होता है, सॉरी गन के अंदर जो गन पाउडर होता है जो कि ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जो गन का बुलेट होता है वो मूव करता है। तो जब गन के बुलेट आगे की डायरेक्शन में मूव करता है तो वो एक जर्क पीछे की तरफ, यानी कि रिकॉइलिंग पीछे की तरफ क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। बात करते हैं सेलर जंप आउट फ्रॉम बोट। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी नाव से, अगर आप बनारस के घाटों पर गए होंगे तो आप जरूर किसी नाव पर गए होंगे और नाव पर से जब आप उतरते हैं तो आपने ये देखा होगा कि जब आप फोर्स लगाते हैं बोट के ऊपर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बोट पीछे की डायरेक्शन में मूव हो जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपके फोर्स को रिपेल नहीं कर पाती है, मतलब उसी डायरेक्शन में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगा पाती है क्योंकि वो वाटर में है और वाटर सॉलिड फॉर्म में होता नहीं है। ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब आप एक्शन करते हैं, आगे की तरफ जाना चाहते हैं तो बोट भी पीछे की तरफ उतने ही फोर्स के साथ मूव करती है। एक और एग्जांपल है एयर बलून्स का। जैसे एयर बलून्स कुछ इस तरह से होते हैं डियर स्टूडेंट्स। एयर बलून्स में आपके एक यहाँ पर गैस लगी रहती है जो कि इस एयर बलून को क्या करती है, गैस कंटिन्यूस प्रोवाइड की रहती हैं और यहाँ पर पर्सन्स अपना घूमते रहते हैं। तो देखिए होता क्या है, कंटिन्यूअसली एक वेपर प्रेशर यानी कि जो एयर प्रेशर होता है वो ऊपर की तरफ, हॉट एयर का प्रेशर ऊपर की तरफ बैलून को लेके जाता है और साथ ही साथ ये एयर का जो बलून्स के अंदर जो गैसेस होती है वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ प्रेशर लगाती है और बलून क्या करता है, उसके रिएक्शन फोर्स यानी कि ऊपर की तरफ उठता जाता है। तो ये आपका एक्शन रिएक्शन हो गया। रॉकेट प्रोपल्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, जो गैसेस होती हैं, जैसे आपका रॉकेट का जो फ्यूल होता है जब वो बर्न करता है तो गैसेस आपकी एग्जर्ट होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब गैसेस एग्जर्ट करती है तो उनकी वजह से एक प्रेशर लगता है, एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपथ्रस्ट देता है। रॉकेट प्रोपल्शन को क्या करता है, अपथ्रस्ट फोर्स देता है। तो यही अपथ्रस्ट फोर्स रॉकेट को क्या करता है, ऊंचाई पर लेके जाता है। तो ये भी एक एक्शन और रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये इसी पर बेस्ड एक आपका मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है, तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देख लेते हैं कि लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है। लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, इसके स्टेटमेंट पे चलते हैं। वो कहता है, इट स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन कांस्टेंट अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। ये कह रहा है कि किसी भी सिस्टम का जो आपका मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम होगा, वो कंजर्व रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। इसको समझने के लिए आइए देख लेते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल पॉइंट से हम समझ लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं या दो बॉल हैं, एक का मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m2 है। सपोज दैट ये मोशन कर रहे हैं, तो पहला मोशन कर रहा है u1 और दूसरा मोशन कर रहा है
u2, यानी कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 और u2 है। ये केस है तब का जब ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन है, यानी कि समझना, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं, सर्टेन टाइम के बाद क्या होंगे, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन के बाद फिर क्या करेंगे, ये फिर से मूव करने लगेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का, वो कंजर्व रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये तो हुआ बिफोर कोलिजन। आफ्टर सम टाइम अगर मान लेते हैं कि u1 की वेलोसिटी u1 ग्रेटर है u2 से, तो कुछ समय बाद u1 u2 को, u1 यानी ब्लॉक m1 जो है वो m2 को स्ट्राइक करेगा, वो कोलाइड करेंगे। तो ये हो गया कोलिजन की कंडीशन। यहां बना देते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट m1 और m2। अब ये स्टूडेंट जिस समय दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कोलाइड कर रहे होंगे उस इंस्टेंट पॉइंट पर इनकी कोई वेलोसिटी u तो होगी ही, u या v कुछ भी मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए जब कोलिजन कंप्लीट हो जाएगा तब ऑब्जेक्ट फिर जब डिस्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, दोनों दूर होंगे, तो इसका मास तो ही रहेगा। ऐसा कभी होता है क्या कि टक्कर के बाद मास चेंज हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मास इसका m1 रहेगा, इसका मास क्या रहेगा, m2 ही रहेगा। सपोज दैट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। तो ये हुआ आफ्टर कोलिजन। क्या है ये, आफ्टर कोलिजन। अब समझिएगा, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, अगर हम m1 ब्लॉक की बात कर रहे हैं, स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा p1 जो होगा वो होगा m1 u1 और जो p2 होगा वो होगा m2 u2। और अगर आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो ये p1 डैश जो होगा वो होगा m1 v1 और p2 डैश जो होगा वो होगा m2 v2। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा तो वो हम लिख सकते हैं कि p1 प्लस p2, यानी कि हम लिख सकते हैं p1 प्लस p2 जो होगा वो p1 डैश प्लस p2 डैश के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यही तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ बोल रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, p1 p2 की जगह वैल्यू आप रख देंगे तो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही है स्टेटमेंट हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसी का यूज करके हम रॉकेट प्रोपल्शन में वेलोसिटी ऑफ रॉकेट फाइंड आउट करेंगे, गन की रिकॉइलिंग में वेलोसिटी ऑफ गन रिकॉइल फाइंड आउट करेंगे। सो ये आपका अनबैलेंस फोर्सेस के लिए एक तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है। फर्स्ट केस क्या है, बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन हो रहा है, और आफ्टर कोलिजन, यानी कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही आपका स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। होप ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये हायर क्लासेस में पूछा जाता है, तो क्लास 9th लेवल के लिए आप इतना ही तैयार रखें। आइए देखते हैं अगले टॉपिक को। देख लेते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का यूज करके रॉकेट प्रोपल्शन में वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक छोटा सा फिगर समझिएगा, ये अगर आपका एक रॉकेट का फिगर हो गया, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप कुछ समझ सकते हैं, ये एक तरह से रॉकेट हो गया। समझिएगा कि रॉकेट का जो मास होगा वो हम कैपिटल M ले लेते हैं और उसके जो फ्यूल का मास है उसको हम स्मॉल m ले लेते हैं। फ्यूल की वेलोसिटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी उसको स्मॉल v ले लेते हैं और जो रॉकेट का वेलोसिटी होगी उसको कैपिटल V ले लेते हैं। तो समझिएगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन ही बताता कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। लेकिन ये सोचिए कि जब ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यानी कि जब ये लॉन्चिंग पैड पर है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो जीरो होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो फाइनल मोमेंटम भी जाहिर सी बात जीरो है। तो ओवरऑल इसका जो मोमेंटम होगा, हम मोमेंटम निकालेंगे कैसे, पहले तो निकालेंगे रॉकेट का मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल V,
फिर फ्यूल का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल v, और इनके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो यानी कि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी आपका क्या होगा, वो भी आपका 0 होगा। तो एक्चुअल में टोटल मोमेंटम जो है वो भी तो 0 के ही इक्वल होगा। तो समझिएगा यहां पर कि जब मास रॉकेट का लेंगे तो वेलोसिटी भी रॉकेट की लेंगे, प्लस मास लेंगे फ्यूल का तो वेलोसिटी भी लेंगे फ्यूल की, लेकिन किसी एक को, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो चाहे हम इसको नेगेटिव में ले लें चाहे हम इसको नेगेटिव ले लें। तो चलिए हम मान लेते हैं कि u को ही हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो v को ही हम क्या करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। ये इक्वल होगा 0 के, क्योंकि टोटल इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या है, वाकई में 0 है। इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए फाइनल मोमेंटम। अब देखिए इसको अगर हम इस तरफ भेज देंगे तो mv इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा mv। अब ये कैपिटल V जो है इसको कैपिटल V कहेंगे, कैपिटल V क्या हो जाएगा, स्मॉल v मल्टीप्लाई बाय स्मॉल u अपॉन कैपिटल M। तो ये जो वेलोसिटी होगी यही वेलोसिटी होगी किसकी, वेलोसिटी ऑफ, कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट इंस्टेंट पॉइंट। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जहां पे m क्या है आपका रॉकेट का मास है, v क्या है रॉकेट की वेलोसिटी है कैपिटल V, स्मॉल m क्या है ये फ्यूल है, यहां पर हम कह सकते हैं फ्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आप गन रिकॉइलिंग का भी निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं गन रिकॉइलिंग। तो यहां पे हम बता देते हैं गन रिकॉइल। डियर स्टूडेंट्स गन रिकॉइल भी सेम इसी तरह से है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अगर ये हम गन की बात कर लेते हैं, ये आपका गन है, ये आपका ट्रिगर है। मैं बता दे रहा हूं कि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप समझ सकते हैं, यहां से क्या कर रहा है, बुलेट निकल रहा है। तो समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल लेवल पे अगर हम मान लेते हैं मास ऑफ गन क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी कैपिटल V हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, बुलेट की मास स्मॉल m ले लेते हैं, उसकी वेलोसिटी स्मॉल v ले लेते हैं। तो समझना डियर स्टूडेंट्स कि जब जो बुलेट है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट में है तो इसकी वजह से टोटल मोमेंटम आपका क्या होगा, 0 होगा। और अगर टोटल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। तो हम देखते हैं मोमेंटम इन दोनों का किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बात करते हैं एक का वेलोसिटी इधर होगी तो दूसरे की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो हम फिर से बात कर लेते हैं कैपिटल M और कैपिटल V प्लस बुलेट की बात करते हैं स्मॉल m स्मॉल v। किसी एक को तो नेगेटिव मानना पड़ेगा क्योंकि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कैपिटल V को ही नेगेटिव मान लेते हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस के इस तरफ भी हो सकता है। तो चलिए m कैपिटल V को हमने मान लिया नेगेटिव प्लस क्या होगा mv और ये टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम से क्या होगा, ये 0 होगा क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो 0 था, तो इस वजह से फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे v को इधर ले जाएंगे तो ये v माइनस v जो होगा वो हो जाएगा माइनस m v अपॉन कैपिटल M। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो v मिलेगा स्मॉल m v अपॉन कैपिटल M। तो आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, ये आपकी गन रिकॉइलिंग की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी है, गन रिकॉइल की। तो इस तरह से आप रॉकेट प्रोपल्शन की वेलोसिटी, रॉकेट की वेलोसिटी और गन रिकॉइल की वेलोसिटी बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये था आपका फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में हम देखेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो डाउट टॉपिक्स है उनके लिए एक अलग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार हमारे वीडियोस को मिल रहा है, हमारे चैनल को मिल रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। अनिल फिजिक्स गुरु की तरफ से थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।